हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन योर क्लास। बच्चों, आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक हिंदी आरोह के गद्य खंड से गलता लोहा नामक कहानी को पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक शेखर जोशी जी हैं। अब तक हम सभी लोगों ने इस कहानी में यहाँ तक पढ़ लिया है कि किस प्रकार से मोहन और धनराम बचपन के दिनों में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और मास्टर त्रिलोक सिंह जी उनको पढ़ाया करते थे। मोहन जो कि पढ़ने में बहुत ही होशियार था, बहुत ही मेधावी था और उसका परिणाम भी उसकी आशा के अनुरूप आया, अर्थात उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। जबकि इसके ठीक विपरीत धनराम पढ़ने में बहुत कमज़ोर था और बराबर मास्टर त्रिलोक सिंह जी से पिट जाया करता था। वह अपनी पढ़ाई लिखाई को बीच में ही छोड़ करके किस प्रकार से अपने पैतृक लोहार के धंधे को अपना लेता है। अब हम कहानी में आगे मोहन की आगे की पढ़ाई के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी लोग अपनी बुक को जहाँ से आगे पढ़ना है उस पेज पर, अर्थात पेज नंबर 60 पर ओपन कर लीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मोहन का जो एडमिशन था, जो प्रवेश था, वह उनके गांव से 2 मील दूर करा दिया गया था, जहाँ पर मोहन को ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ करके नदी को पार करके स्कूल जाना पड़ता था। और जब वो थक जाता था तो उनके पिता बंशीधर उसे पुराणों की कहानियाँ सुना करके पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे। तो चलिए अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है पेज नंबर 60 पे दूसरे पैरा से। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। डेरा का मतलब एक प्रकार से ठिकाना, अल्प समय के लिए अस्थायी ठिकाना जिसको हम कहते हैं डेरा डाल देना। तो डेरा का मतलब होता है एक प्रकार से अस्थायी ठिकाना। जहाँ पे कुछ दिनों के लिए हम किसी विशेष उद्देश्य के साथ रहते हैं उसे डेरा कहते हैं। तो नदी वर्षा के दिनों में ज़्यादा बढ़ जाया करती है, तो उन दिनों के लिए बंशीधर जी ने वहाँ गांव में उनके एक यजमान थे जिनके यहाँ पर वो धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ किया करते थे। उनसे बातचीत करके मोहन को वर्षा के दिनों तक वहीं पर रुक करके पठन पाठन के लिए व्यवस्थित कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। होता क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो पहाड़ होते हैं वो बादलों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने से रोकते हैं। तो क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा कि जो शेखर जोशी जी हैं वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उन्होंने वहीं के भौगोलिक चित्र का दर्शन कराया है। तो वो अपनी कहानी में
वहाँ के भौगोलिक वातावरण को और वर्षा के दिनों में एकाएक किस प्रकार से मुसीबतें लोगों की बढ़ जाया करती हैं, उस तरफ भी संकेत किया है कि एक दिन जब मोहन स्कूल से लौट रहा था तो देखने में पूरा दिन क्या कर लग रहा था, सामान्य लग रहा था। घसियारों का मतलब होता है घास काटने वाले लोग, घास जो अपने पशुओं के चारे के लिए घास को इकट्ठा करते हैं, उन्हीं को लेखक ने घसियारों शब्द का प्रयोग किया है, यानी घसियारे जिसको कहते हैं, तो घास काटने वाले लोग। उनके साथ नदी पार कर रहा था तो एकाएक पहाड़ी के उस तरफ बारिश हो रही थी तो नदी का पानी क्या हो गया, बढ़ गया। अब बढ़ गया तो लोग घबरा गए। बढ़ने के उनके कुछ संकेत होते हैं, क्योंकि जो घसियारे थे वो इस प्रकार के संकट को बारंबार देख चुके थे, तो वो इस संकट को पूर्वानुमान से ही भाप जाया करते थे, पहले से ही अनुमान लगा करके भाप जाया करते थे। जब उन्होंने देखा कि नदी के पानी में बहुत सारे झाड़ झंखाड़, जिसको गांव में खरपतवार कहते हैं, और पत्ते वगैरह आ रहे थे, मटमैला पानी हो रहा था, तो उन्होंने आंकड़ा लगा लिया कि निसंदेह पहाड़ी के उस तरफ तेज़ बारिश हो रही है और जल्द ही नदी का जो जलस्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। तो उन्होंने आनन फानन में जल्दी से नदी को पार किया और नदी का पानी अत्यधिक बढ़ने से पहले ही सकुशल इस पार आ गए। लेकिन इस घटना को देख करके, इस घटना के बारे में सुन करके बंशीधर बहुत डर गए। उसी को लेखक ने आगे कहा है कि पानी बढ़ गया, पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेज़ी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुँचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ पहुँचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुँचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक, बिरादरी से यहाँ पे तात्पर्य एक ही जात के लोग हैं। आप सुनते होंगे भारत जो है वो एक विभिन्न जातियों वाला देश है। इसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे बिरादरी का मतलब होता है कि भारत में प्रायः बहुत सारे जो समूह है बन करके रहते हैं, जैसे जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद। ऐसे ही जातिवाद का एक रूप है। बिरादरी का मतलब प्रायः जो एक ही जात के लोग होते हैं उनका एक अपना संगठन होता है और वो सुख दुख में एक साथ होते हैं। तो बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। मैंने आपको जब पात्र परिचय बताया था तो उसमें रमेश के बारे में भी बताया था कि रमेश गांव का ही रहने वाला है, अर्थात मोहन के ही गांव का है, लेकिन वह बहुत दिनों पहले ही शहर में जाकर के बस गया था और अब वह शहर के वातावरण में पूरी तरह से ढल चुका था और वहीं पर अपना जीवन यापन कर रहा था, कमाई कर रहा था और धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ा करके एक संपन्न व्यक्ति बन चुका था जो गर्मी की छुट्टियों को बिताने के लिए गांव आया करता था। तो गांव आने पर उसकी जो बातचीत हुई वो बंशीधर जी से हुई और बातों बातों में ही मोहन के बारे में चर्चा होने लगी। बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वो मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। तो रमेश ने
अपनी पूरी हमदर्दी जताई बंशीधर के साथ और उनके कष्ट को समझने का प्रयास किया और उन्होंने बताया कि आप मोहन को मेरे साथ लखनऊ भेज दीजिए, वहाँ पर उसकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी और वहाँ रह करके वो शहर के वातावरण और माहौल से पूरी तरह से परिचित हो जाएगा। और रमेश ने कहा कि उन्हें मोहन के रहने के लिए भी कोई नया ठिकाना ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोहन उनके यहाँ ही रह लेगा, इससे उनको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जैसे परिवार में 3-4 लोग खाते पीते हैं रहते हैं, वैसे ही वह भी एक परिवार का अंग बन करके रहेगा। तो जब इस प्रकार की सहानुभूति रमेश ने जता दी तो बंशीधर बड़े खुश हुए और उन्हें लगा कि मानो उनके सारे कष्ट दूर हो गए। उसको हम आगे बढ़ते हैं। बंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। साक्षात भगवान मिलने का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनके सारे कष्टों का क्या कर दे, निवारण कर दे, सारे कष्टों को दूर कर दे। उनकी आँखों में पानी छलछलाने लगा, यानी उनकी आँखों में क्या आ गए, खुशी के आंसू आ गए, एक प्रकार से हमदर्दी के आंसू आ गए। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का ही यही सहारा होता है। अर्थात उन्होंने अपना आभार प्रकट किया, अपनी एक प्रकार से कृतज्ञता प्रकट की रमेश के प्रति कि बिरादरी का आखिर यही सहारा होता है। वास्तव में उसने उनके सारे कष्टों को क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। छुट्टियां शेष होने पर, शेष होने का मतलब ये होता है जैसे जो बची ना रह जाए। रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुँचा। अब मोहन भी उनके साथ कहाँ पे चला गया, लखनऊ चला गया, क्योंकि उसके माँ बाप उससे छूट रहे थे, गांव छूट रहा था, यार दोस्त छूट रहे थे, सगे संबंधी छूट रहे थे। तो उसे एक प्रकार से बड़ा अटपटा महसूस हो रहा था, लेकिन अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए, अपने सुनहरे भविष्य को बनाने के लिए वो रमेश के साथ लखनऊ आ गया। अब मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाज़ार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। अर्थात लोग मोहन को पढ़ने लिखने का उतना अवसर नहीं देते थे जितना कि वो अपने काम के लिए उसका प्रयोग करते थे। अर्थात वो सभी महिलाएं मोहन से अपने जो रोज़मर्रा के साधारण काम होते थे उनको करवाया करते थे। उदाहरण के लिए लेखक ने कुछ सब सामान को लाने का एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। कितनी अच्छी लाइन लेखक ने लिखी है कि बड़े लोग प्रायः छोटे लोगों को अपने घर का, अपने सगे संबंधी का बताने में संकोच करते हैं। तो क्योंकि एक बाबू की नौकरी कर रहा था रमेश, तो उसे अपने स्टाफ में, अपने लोगों में यह बताने में शर्म आती थी कि जो मोहन है वो उनकी बिरादरी का है, उनकी किसी खास सगे संबंधी का है, और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। यानी उसे क्या बतलाता था कि बस ऐसे ही घर का काम काज करने के लिए रखे हुए हैं, एक नौकर चाकर की तरह से हैं। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हिल्ला हवाली करने के बाद, हिल्ला हवाली मतलब बहाना, यहाँ पे जो है हिल्ला हवाली जो शब्द है, गांव में लोग कहते हैं ज़्यादा हिल्ला हवाली मत कीजिए। हिल्ला हवाली से मतलब है बहाना। रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण
और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। नाम लिखवा दिया एक साधारण से स्कूल में, यानी बहुत अच्छे स्कूल में उसने उसका नाम नहीं लिखवाया, क्योंकि वातावरण बिल्कुल एकदम नया था और उसे उस वातावरण में ढलने के लिए समय चाहिए था। अर्थात वहाँ पे सभी बच्चों की बोलचाल थोड़ा अलग थी, क्योंकि ये गांव से गया हुआ था। उस माहौल में ढलने के लिए, उस प्रकार के पठन पाठन के लिए मोहन को समय की ज़रूरत थी, लेकिन उसे समय मिल नहीं पाता था। जब वो स्कूल से लौटता था तो रमेश के घर की महिलाएं और आसपास की महिलाएं उसे कोई ना कोई काम करने के लिए कह दिया करती थी, बाज़ार से कोई ना कोई सामान लाने के लिए कह दिया करती थी, और मोहन संकोच बस, चूँकि वह उन सभी लोगों का अपने ऊपर एक एहसान समझता था, तो कुछ कह नहीं पाता था। और इस तरह से ना तो वह पठन पाठन सुचारू रूप से कर पा रहा था और ना ही घर वापस जाने के लिए ही कह पा रहा था। उसका जीवन एक बधी बधाई लीक पर चलता रहा। बधी बधाई लीक का मतलब इसी तरह से उसकी दिनचर्या चलती थी, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ रहा था। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। बंसीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। तो कहानी का जो अर्थ है वो आप समझ रहे होंगे कि मोहन को अपने गांव जाने का मौका कभी कभार गर्मियों की छुट्टियों में मिलता था। यद्यपि गर्मी की छुट्टियां हर साल होती थी, लेकिन मोहन हर साल अपने गांव जा नहीं पाता था, क्योंकि उसका गांव जाना इस बात पर निर्भर करता था कि रमेश के घर का या रमेश खुद गांव जा रहा है या नहीं जा रहा है। और रमेश जो है वो बंसीधर से यह कहा करके बात बना लिया करता था कि मोहन अब की बार गर्मियों की छुट्टी में घर नहीं जाएगा, बल्कि वह अगली कक्षा की, अगले दर्जे अर्थात अगली कक्षा की तैयारी करेगा। यह तो एकमात्र बहाना था, क्योंकि जो मोहन था वो रमेश के बहुत सारे घरेलू कार्यों को कर दिया करता था, तो उसे बड़ी सुविधा हो जाती थी। तो वह इसलिए मोहन को गांव भेजना नहीं चाहता था। और अब मोहन ने भी अब इन परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि घर की स्थिति को देखते हुए वह अब दोबारा अपने पिता को और अपने परिवार को अपनी समस्याएं बता करके दुखी करना नहीं चाहता था। उधर बंसीधर जी मोहन के बारे में ये सोच रहे थे कि मोहन अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और निसंदेह आगे चल करके उसका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं, यानी वो नहीं चाह रहे थे कि अब जो मोहन है वो आगे की पढ़ाई करे। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वही इस मुद्दे पर ज़रूर ख़त्म हो जाती कि हज़ारों लाखों बीए हमें मारे बेकार फिर रहे हैं। मारे मतलब होता है संघर्ष कर रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। हाथ का काम सीखने का मतलब कल कारखानों में यानी कोई टेक्निकल डिग्री ले ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। तकनीकी स्कूल का मतलब
जहाँ पे तकनीकी शिक्षा दी जाती थी, जहाँ पे क्या दिया जाता था, टेक्निकल नॉलेज। जैसे कि कुछ उदाहरण के लिए आप देखते हैं जो आपका ITI वगैरह है, जो ITI इंस्टीट्यूट है, वो क्या है, तकनीकी संस्थान है। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब यहाँ पर आत्मनिर्भर होने से है। आत्मनिर्भर होने का मतलब यहाँ पे रोज़गार पाने से है कि वो खुद कमा सके। अपने पैरों पे खड़ा होने से जो तात्पर्य है। बंसीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते। बाबत का मतलब होता है प्रशंसा, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा, और मन ही मन उसको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वो लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। क्योंकि बंसीधर लोगों के बीच में इतना ज़्यादा अपने बेटे की बखान कर चुके थे, उससे इतनी उम्मीदें जता चुके थे कि अब लोगों के सामने उन्हें यह बताने में शर्म महसूस होती थी कि जो मोहन है वो कोई ऊंचा पद प्राप्त नहीं कर पाया, कोई अफसर नहीं बन पाया, बल्कि आम लोगों की तरह से कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए संघर्ष कर रहा है। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई। सेक्रेटरिएट मतलब होता है सचिवालय, अंग्रेजी शब्द है एक। सचिवालय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जो सरकार के कामकाज जितने होते हैं वो प्रायः सचिवालय में होते हैं और बड़े बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, वो इन काम में संलग्न होते हैं और वे इस कार्य को संपन्न करते हैं। तो उन्होंने उससे झूठ बोला, और झूठ बोलने के लिए सहारा किसका लिया? एक घास का तिनका दांत से खोदते हुए। यानी कहते हैं कि जब कोई तिनके वगैरह को दबा करके झूठ बोलिए तो बहुत ज़्यादा दोष नहीं लगता है, और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। विभागीय परीक्षाएं अर्थात पदोन्नति के लिए कुछ परीक्षाएं हुआ करती हैं। जब आप किसी पद पे पहुंच जाएंगे तो उस विभाग में जो उससे ऊंचे पद होते हैं उसके लिए कुछ परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, फिर उसका प्रमोशन हो जाता है, यानी पदोन्नति हो जाती है, जिसको आप प्रमोशन बोलते हैं। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर बंसीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। कचोटते का मतलब यहाँ पे कष्ट होता रहा। जिसको हम कह सकते हैं कचोटना। कचोटना अर्थात कष्ट होना। कैसा कष्ट? आंतरिक कष्ट। उनको बहुत आंतरिक कष्ट हो रहा था। अब आज के लिए बस इतना ही। हमने आज इस पाठ में ये पढ़ लिया कि किस प्रकार से मोहन शहर में जा कर के संघर्ष करता है, और संघर्ष करते करते उसे कल कारखानों में काम करने के लिए विवश होना पड़ता है। और इधर किस प्रकार से बंसीधर उसके लिए सुनहरे सपने देख रहे थे, लेकिन जब उनके सुनहरे सपने टूट गए तो अब लोगों को हकीकत बताने में उन्हें शर्म महसूस हो रही थी। तो कहानी का जो शेष भाग है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ डालिए और उनसे बनने वाले प्रश्नों को बनाते जाइए, ताकि कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।